तो पवन जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में दूसरी बार आए हैं। तो हम लोगों का जो आपका जो पॉडकास्ट हमने रिलीज़ किया था, गया था सबके पास, वो व्यूअर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और आपके आर्टिकल्स उन लोगों ने देखे। जो बजट के बारे में आपने कुछ भेजे थे हमको, हमने उनको फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने कहा कि बजट के बारे में अगर वो कुछ प्रकाश डाल सकें तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। और पवन जी के बारे में ये बता दें कि ये जो है IRS ऑफिसर्स थे और PTC के चेयरमैन थे। तो और अभी जो है इनका अपनी एक अलग कंपनी इन्होंने खोली है, MP ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जो कि ग्रीन सॉल्यूशंस में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं चाहूँगा पवन जी, आपका एक्सपर्टीज़ और आपकी जो वो बजट के बारे में एनालिसिस आप किस हिसाब से करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि बजट जो है वो 2 स्टेट के लिए है बस, खाली जो है TDP और जो है JDU के लिए ये बजट है, और मिडिल क्लास का एकदम समापन समारोह हो गया है। मिडिल क्लास का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो इन बातों पे आपसे एक लेमैन अप्रोच में आप बताइए कि इस बजट में हम लोगों ने क्या खाली 2 स्टेट के लिए किया है सब कुछ। आपका क्या कमेंट है इस पे? देखिए, बजट को तो टोटलिटी में देखना चाहिए। 2 स्टेट के लिए कुछ स्पेसिफिक अलोकेशंस जरूर हुए हैं। ऑप्टिकली वो ज़्यादा दिखता है, अलोकेशंस में ऑप्टिकली ज़्यादा दिखता है, बट वो पूरे बजट को ओवरशैडो नहीं कर सकता। पूरे सारे टोटलिटी में हमें बजट को देखना चाहिए, ना कि 1-2 इश्यूज़ को जो ऑप्टिकली या पॉलिटिकली थोड़े से ज़्यादा ग्लेरिंग लगे। दूसरी बात है कि दोनों स्टेट कोई GDP के हिसाब से कोई बहुत एडवांस स्टेट नहीं है, तो कुछ उनको प्रायोरिटी मिल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा इस बजट में इन्होंने जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके लिए भी थोड़ा एम्फोसिस रखा है, जो पीछे रहे हैं। नॉट ओनली आंध्र प्रदेश बट बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके लिए भी इन्होंने अलग से एम्फोसिस रखा है, जो कि मिलना चाहिए। इनइक्विटी नहीं हो सकता है डेवलपमेंट में। एक पार्ट इंडिया का बहुत डेवलप हो और एक पार्ट पिछड़ा रह जाए, तो पॉलिटिकल कारण से हो या सोशो इकोनॉमिक कारण से हो, बट उनको भी कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बट दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द बजट। बजट हैज टू बी सीन इन टोटलिटी। यस, व्हाट इज द फोकस एरिया कि बजट में, और इसको पॉलिटिकल ओवर एम्फेसाइज पॉलिटिकली उसको उनको बदनाम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पूरे टोटलिटी में बजट में जो मेजर कमेंट्स ये आते हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, मिडिल क्लास है और लोअर इनकम ग्रुप भी है। तो आप ये देखिए कि मिडिल क्लास, देखिए हम लोग सब वेरियस सेगमेंट्स मिडिल क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो लोग MSc इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, या जो है एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सभी कोई मिडिल क्लास के ही इसमें आते हैं। तो हमें देखिए ओवरऑल ये बोलना कि मिडिल क्लास को हर्ट करता है, नहीं करता है, उनको डिटेलिंग के साथ हमको देखना पड़ेगा कि भाई किस सेक्टर को कितना अफेक्ट करता है, तो सेक्टर से मिडिल क्लास को क्या इम्पैक्ट है। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। हाउ डू वी से कि मिडिल क्लास इज गेटिंग अफेक्टेड। अभी मिडिल क्लास गेटिंग अफेक्टेड 4-5 पैरामीटर्स जो मेरे को समझ में आता है कि भाई अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मिडिल क्लास इफेक्ट होता है, लोअर क्लास भी इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देश में ना हो तो उससे मिडिल क्लास इफेक्ट होता है, लोअर क्लास भी इफेक्ट होता है। तीसरी बात है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो, आने जाने में तकलीफ़ हो, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो, उससे भी मिडिल क्लास इफेक्ट होता है। तो इन तीनों चीज़ों को तो बजट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। और तो अगर मैं कहूँ कि मिडिल क्लास अफेक्टेड है,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लें तो ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्टेड है, नॉट नेगेटिवली अफेक्टेड है। ऑफ कोर्स देयर आर बड़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और हम कहते हैं अंग्रेजी में कि डेविल लाइज इन द डिटेल। कुछ स्कीम्स की फाइन प्रिंट बजट में क्लियरली नहीं आई है, वो तो डिपेंड करता है कि उस फाइन प्रिंट को कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि एक चीज़ जो हमारे यहाँ थोड़ा सा हमेशा एक गैप रहा है इंडिया में, मैंने देखा है कि बजट में अनाउंसमेंट होता है और जो उसके ऊपर एक्शन होता है उसमें लैग होता है, काफ़ी लैग होता है। उस लैग को किस हद तक ये लोग कवर करते हैं, पॉलिसी को, लैग को, दैट विल बी फार मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बजट को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट अदर देन सेइंग दिस ऑल दिस थिंग्स। वो उसमें तो लैग होता ही है। तो अब बताइए आपके हिसाब से इस बजट में क्या स्पेशल बातें ऐसी हुई हैं, जैसे कि एक तो जो आपका टैक्स सबसे चिल्ला रहे हैं लोग, परेशान हैं कि वो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है, इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेस किया, इंडेक्सेशन वाला। और उसके बाद थोड़ा पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई। तो अभी कल तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन का जो है रेस्टोर कर देंगे और चॉइस दे देंगे कि आप दोनों में से जिस कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इट इज़, अगर आप देखें, वंस यू फॉरगेट कि व्हाट वाज द प्रोविजन इन द बजट, नाउ व्हाट शी इज प्रपोजिंग, उसको अगर आप देखें तो ये तो बेटर हो गया कि आपको दो चॉइस मिल गए। तो ये हो गया है, ये तो फाइनेंस बिल का पार्ट हो गया। अच्छा, उन्होंने प्रपोज कर दिया, फाइनेंस बिल का पार्ट हो गया है, तो ये पास हो जाएगा। तो आपको पहले से बेटर हो गया, दो ऑप्शन हो गए। बट एक एरिया जहां मुझे थोड़ा सा कंसर्न है इंडेक्सेशन का, विच इज़ मतलब बड़ी फाइन प्रिंट है और जो इमीडिएटली किसी को, किसी सेक्टर को या किसी आदमी को इमीडिएटली नहीं अफेक्ट करती है, बट लॉन्ग टर्म कंट्री के इंटरेस्ट के लिए जो है, जो इन्होंने हमारा जो बॉन्ड मार्केट है, डेट मार्केट है, उसमें इन्होंने इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया। अगर रियल एस्टेट में रिस्टोर किया इन्होंने, तो बॉन्ड मार्केट में भी इनको कर देना चाहिए। क्योंकि इंडिया का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कैपिटल का फ्लो का, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसके लिए हम बैंकों पर डिपेंड करते हैं। जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर आप बहुत हद तक डेट मार्केट पर डिपेंड करते हैं, जो बॉन्ड मार्केट होता है। हर इंडिया में बॉन्ड मार्केट, आउटसाइड बॉन्ड मार्केट तो एक सरकार की बॉन्ड मार्केट है जो गवर्नमेंट बोरिंग करती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, वो बॉन्ड तो है सॉवरेन बॉन्ड। उसके अलावा हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बहुत डेवलप नहीं किया। तो अगर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहाँ हटा दिया तो वो बॉन्ड मार्केट हिट होगा, वो कमज़ोर है पहले से, इंडिया में ऐसे भी टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसको अगर आप फर्दर उसको, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डैम्पन इट by indexation removal, then I think it's not a very wise thing to do, especially in a country which requires बहुत पैसा आपको चाहिए कैपिटल आउटले के लिए, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बोरिंग कॉस्ट कम करने के लिए। तो वो एक एरिया है जो मैं कहूँगा कि विच हैज़ टू बी रीलुक्ड। और पता नहीं उस एरिया को किसी रियल एस्टेट के बात को तो लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई, बट इस इशू को लेके कोई भी किसी ने कुछ कहा नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाया। बट आई थिंक इसको अगर एनालाइज किया जाए तो ये एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जिसको इनको एड्रेस करना चाहिए, मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, एक जो और जो जैसे नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये जो आप जो इंश्योरेंस पे भी आप जीएसटी लगा रहे हैं 28%, दिस इज़ नॉट फेयर, उसको विड्रॉ करिए। तो आप इससे एग्रीड हैं? ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में आप 28% जीएसटी लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि जीएसटी तो बजट के दायरे के बाहर आता है, तो उस हद तक
ये मुद्दा तो आई थिंक ही इज़ वेरी राइट, इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ टू टेक ऑफ इन अ बिग वे, और एनी लार्ज टैक्सेशन हैज़ अ डैम्पनिंग इफेक्ट सेक्टर के लिए, बट ये तो बजट के बाहर है। तो ये तो जीएसटी के डिटर्मिनेशन में स्टेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जब भी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी जीएसटी की, उसमें तो एफएम ने तो यही कहा कि जो नेक्स्ट मीटिंग में दे शुड टेक इट अप, एंड आई थिंक दे शुड आल्सो एड्रेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये अपेरेंटली सुनने में जो जनता को ये बड़ा ख़राब लगता है कि भाई हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को भी आप टैक्स से ले रहे हैं। तो आपने सही उसका जवाब दिया कि वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के सब लोग मिल के जीएसटी काउंसिल में जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसका जो आपने अच्छी बात बताई कि कॉरपोरेट टैक्सेशन में भी तो कुछ इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है जो कि बहुत उसको भी कम किया है ना। कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने फॉरेन कंपनीज के लिए किया है, उसको रिड्यूस कर दिया, जो उसको पैरिटी पे ले आए इंडियन कंपनीज के लिए। तो नॉर्मली इसका पता नहीं इफेक्टिवनेस क्या है, क्योंकि नॉर्मली जितने फॉरेन कंपनीज थे इंडिया में सब्सिडरी खोल के, और अपने आप को फिर वो एक तरह से इंडियन कंपनी की तरह रिप्रेजेंट करके कर लेते थे। तो दे विल हैव टू, दे कैन अवॉइड दैट, दे कैन डायरेक्टली ओपन, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सब्सिडरीज इन इंडिया, वो डायरेक्टली अब अपना ऑपरेशन इंडिया में कर सकते हैं, और टैक्स पैरिटी है। तो आई थिंक इज मोर टुवर्ड्स टैक्स रैशनलाइजेशन, दैट्स, आई डोंट थिंक इट्स बियॉन्ड दैट। It is a good thing to have tax rationalization, so it's a tax rationalization. This way or that way, either to corporate sector, to budget, how much impact it will make, significant, वो मेरे लिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है, होगा नहीं होगा, बट ये है कि ठीक है आपने एक rationalization कर दिया। इसका ऑप्टिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है, rather than effective impact, ऑप्टिकल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है। और जो हम लोग बजट में एक और सबसे बड़ी समस्या लोग ये बता रहे हैं कि एजुकेशन में आप उसको कट करते जा रहे हैं खर्च को। तो क्या आर यू अवॉइडिंग दिस एजुकेशन सेक्टर में आप कम करते जा रहे हैं हर पिछले 4 सालों से? तो उसका व्हाट डज दैट मीन कि आपका इंटेंशन क्या है? देखिए, एजुकेशन तो अभी मैं एक फिगर देख रहा था, बहुत सारे बजट के एनालिटिकल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो एक रिपोर्ट में पढ़ा, उसमें है कि 25% ऑफ द वर्ल्ड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर फ्रॉम इंडिया। वर्ल्ड 25% ऑफ द वर्ल्ड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर फ्रॉम इंडिया। अच्छा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये इशू ये है कि क्या गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को चलाएगी कि कौन इसको चलाएगा? ये तो खाली देखिए, हम गवर्नमेंट स्कूल चलाते रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस चलाते रहे हैं, यू हैव टू हैव प्राइवेट सेक्टर इन अ बिग वे। सो जो है इट इज़ बेटर टू, आप गवर्नमेंट के अकेले बस का है नहीं, और गवर्नमेंट का एजुकेशन भी कोई इतना बहुत बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं नहीं कहता ख़राब है प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में, बट आपको अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन इज़ नीड, आई मीन तो एजुकेशन में बजटरी अलोकेशन जो भी उन्होंने किया है, बट ज़्यादा इन्होंने फोकस इस बार किया है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अलोकेशन इन्होंने डाला है। और एक चीज़ जो मैं इस बजट पे और प्रोग्रेसिव मानता हूँ, जो हमारे कंट्री में मतलब कई साल पहले होना चाहिए था, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, जो इन्होंने कहा है कि भाई आप इंटर्नशिप अलाउ करेंगे टॉप 500 कंपनीज़ में स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट हमारे कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते थे और वर्क से, स्किल से, सोसाइटी के रियलिटी से पढ़ाई का कोई लेना देना ही दोनों पैरेलल चलता था। आपने पढ़ लिया उसका एप्लीकेशन कुछ है नहीं, वहाँ पर पढ़ लिया, इंडिया के बेस्ट कॉलेज आप 94% लेके आए, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहाँ आपने जो भी सोशोलॉजी ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स किया, वो हिस्ट्री ऑनर्स करके फिर बाहर निकले, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आप ना यू आर फिट टू वर्क इन एनी इंडस्ट्री।
आप हैं ब्रिलियंट। हाँ तो इस चीज़ को जो इन्होंने कहा है कि भाई आप इंटर्नशिप वाला जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको और आगे एक्सेलरेट करना चाहिए। ग्लोबली तो मर्ज हो जाता है, ग्लोबल जो है, ग्लोबल में एजुकेशन, इंडस्ट्री, साथ साथ चलते हैं। सब एकदम फ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट यूएस में कोई मुझे बता रहा था कि जब कोई हाई टेक इंडस्ट्री, खासकर ऑटोमोबाइल हो या एरोस्पेस हो, उनको कोई इनोवेशन करना होता है तो पहला काम वो करते हैं कि वो मॉडल को ला के प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट को दिखाते हैं। अच्छा, कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नया ऐड किया सकता है, क्योंकि उनकी थिंकिंग बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल अनकंटेमिनेटेड है। तो इस तरह का आप देखिए, रोट लर्निंग मॉडल से हमको मूव करना पड़ेगा, वेर हमारी जो टीचिंग का है उसका मीनिंगफुल टीचिंग होना चाहिए। ग्रेजुएट बीए पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया आपने, अब बीए एमए का कोई यूज़ नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने स्किल जो इंटर्नशिप वाला मॉडल स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा है। फिर सर्टन एरियाज में स्किल एबिलिटी थोड़ा सा ये है कि स्पेल आउट नहीं किया बड़ा क्लियरली कि कौन कौन से स्किल एरियाज हम लोग हैंडल करेंगे, वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनेजरियल चैलेंजेस कि भाई आप यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक, आपको बताना पड़ेगा क्या हम करना चाहते हैं। अब इंडिया आईआईटीज़ में देयर आर 35 स्किल्स, अब थोड़ा बढ़ गया घट गया होगा, कि मैं थोड़ा पुराना फिगर बता रहा हूँ। चाइना के जो स्किल्स हैं वहाँ पर 6,500 स्किल्स वो लोग, चाइना में 6,500 स्किल्स वो लोग पढ़ाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब फ्रॉम फ्लोरिकल्चर टू आपका फिशरी टू श्रिम्प ग्रोइंग, किसी भी एरिया में स्किल डेवलप। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड। हमारे एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट होना चाहिए। हमारे पास इतना, देखिए नेचर का इतना कुछ दिया हुआ है इस कंट्री को, यू नो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू दिस कंट्री। हमारे पास तो बहुत कुछ है, इतना फ्लोरा, फाउना, बोटानिकल, बायोलॉजिकल, रिवर, ओशन, क्या नहीं है हमारे पास, पहाड़, सब कुछ है। तो उससे रिलेटेड आप जो है ना वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करिए ताकि लोग वहाँ उसको यूज़ कर पाए, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और एजुकेशन का कोई मतलब होगा। अदरवाइज यू नो पोथी पढ़ के जग में पंडित हुआ ना कोई पढ़ते रहिए। तो ये जो चीज़ें आप, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है लेकिन डिफाइंड नहीं है। Defined है, they have to do more. This is just the beginning. This is just a beginning. I would say that this is just the first step, and I think there are a long way to go in this direction. Much more strategy is needed in this direction. Much more involvement. तो उसमें जैसे कि 5,000 रुपया देंगे तो इस पर ध्यान नहीं देना है लोगों को कि 5,000 रुपया देंगे स्टाइपेंड। वो तो ठीक है, इट्स काइंड ऑफ मतलब अब वो है स्वीटनर है, वो तो है कि इस तरह से कि ठीक है 5,000 वो दे रहे हैं, तो स्वीटनर अच्छा है। बिकॉज कोई चीज़ फ्री में होता है तो कोई उसका कोई वैल्यू नहीं करता। बैड फीलिंग ठीक है, आपको पैसा मिला, 5,000 मिल रहा है, इट्स अ गुड थिंग, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए स्वीटनर। और यह है कि कंपनीज को भी अब करना पड़ेगा एंगेज, और इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में हो, हम ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, रेलवेज हो, आपका टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, आप कोशिश करते हैं कि स्कूल कॉलेज के लड़कों को बुलाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम कराएं। यहाँ तक कि जो उनके अपने प्रोबेशनर्स ट्रेनर्स होते हैं उसको भी उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करवाते हैं। तो आप कहाँ से, ना तो उनकी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, ना ही उनके पोटेंशियल को आप टैप कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट डायरेक्शन आई थिंक एटलीस्ट थिंकिंग वाइज दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। आई लुक एट इट फ्रॉम डायरेक्शनली वेरी गुड। बट उसमें ये तो कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि कौन सी कंपनी को लेना जरूरी है, वो वॉलेंटरी टाइप का चीज़ है, उसमें भी कोई डिटेल नहीं है। हाँ, अब देखिए तो बजट है, उसलिए मैंने कहा कि तो बजट है, द डेविल लाइव्स इन डिटेल, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि हमारे यहाँ ये थोड़ी सी पास्ट में जो गैप्स रहे हैं, बजट अनाउंसमेंट्स एंड एक्शंस, उसमें गैप्स रहे हैं, दैट नीड्स टू बी फिल्ड अप एज क्विकली एज पॉसिबल। और पहले से बेटर हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा पहले से डिटेरिएट किया है, बट बहुत ज़्यादा लैग रहता है, टेंडेंसी बहुत इमीडिएट उस पर जो है एक्शन फोर्स बना के, यू हैव टू हैव एक्शन फोर्स ऑन बजट।
who have to act immediately and implement those schemes. अभी ठीक है, थोड़ा सा अभी ये तो है कि नीति आयोग सही दिशा में अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बड़ी क्लोजली मॉनिटर करती है चीज़ों को, ये सब हो रहा है। और आई थिंक क्लोजर मॉनिटरिंग नीड्स टू बी डन। ये बीच में डिमांड थी कि नीति आयोग को एबॉलिश कर दिया जाए और फिर से योजना आयोग चलाया जाए, तो उसमें इन सब चीज़ों को जो योजना आयोग पहले करता था बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था, लेकिन अभी जैसा आप कह रहे हैं, आई थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस बजट, बट पीपल आर वेरी नॉट वेरी पॉजिटिव समटाइम्स। तो वो नीति आयोग को कहते हैं ख़त्म करिए, ब्यूरोक्रेसी है, काम कुछ नहीं करते हैं। देखिए, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के रोल में थोड़ा सा अंतर आ गया है। प्लानिंग कमीशन पहले बहुत, नीति आयोग रिसोर्स अलोकेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है। रिसोर्स अलोकेशन अब उसमें बहुत, प्लानिंग कमीशन रिसोर्स अलोकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी और उनकी मॉनिटरिंग भी करती थी। अब रिसोर्स अलोकेशन जो है अब नीति आयोग के पास है नहीं। नीति आयोग इज, जैसा नाम है नीति आयोग, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिसी, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिसी बॉडी विच हेल्प्स गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो थोड़ा सा रोल का अंतर है दोनों के बीच में। दोनों के प्लस प्लानिंग कमीशन ऑल्सो हैड इट्स ओन एडवांटेज, बट प्लानिंग कमीशन वॉज बेस्ड मोर ऑन सेंट्रलाइज प्लानिंग। आप सेंट्रलाइज प्लानिंग का मॉडल था। महालनोबिस जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके मॉडल पे जो आया था ट्रिकल डाउन वाला थ्योरी था। Whether it is relevant in present day, it's not relevant in present day, it's a big question. So we cannot reinvent. So you can have Niti Aayog with more effectiveness. You can have Niti Aayog with more teeth. You can add more, whatever is needed to be added to make it more empowered or more effective. पीछे जाने से कोई फायदा, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने से कोई फायदा नहीं होता। रिसोर्स you have to move forward. The country has to move forward. You can't go backward. The country, आपको बताइए कहाँ गैप्स है हमारे, गैप्स हैं उसको फिलअप कीजिए। नीति आयोग कहीं अगर गैप है उसको कैन प्ले अ बेटर रोल, लेट देम प्ले दैट वॉट एवर बी बेटर रोल दे कैन प्ले, रादर देन क्रिटिसाइजिंग के डू है उसको डू करके फिर उसको लाइए, उसके लाइए। एवरी ब्यूरोक्रेसी इज अ ब्यूरोक्रेसी आफ्टर ऑल। So you replace, one bureaucracy with another, नहीं, वो तो पहले बेटर था। You end up, it's a wild goose chase. So you have to keep on, see, what is very important is you learn, you learn, you do mistakes, you do some good things. हर मिस्टेक के साथ आप अपने आप को रीलर्न करिए, आगे बढ़िए, इम्प्रूव कीजिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मतलब आपके हिसाब से जो कुछ नया आया है उससे लेके आगे बढ़ने का कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट एंड अगेन गोइंग बैक एंड प्लानिंग कमीशन सब में समय नुकसान करना। हाँ नहीं, यू टेल कि व्हाट नीड्स फर्दर टू बी डन, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं, मतलब क्रिटिसिज्म नॉट फॉर क्रिटिसिज्म सेक, प्रेज नॉट फॉर प्रेज सेक। वेरी गुड। आप बताइए कि हाँ ये चीज़ें की जा सकती है। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ए फीडबैक ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट। अब जैसे रियल एस्टेट पे मिला थी इन्होंने, लोग somebody also has to go and tell them कि भाई आप डेट मार्केट करिए, क्यों नहीं करिए। दैट इज, I would say, and given my background in finance and infrastructure financing, I would give a higher weightage to indexation in debt market. Which is not, it is not coming up like what you tell। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा चिलपों हुई इसमें रियल इस्टेट को लेके, इसके लेके कोई ज़्यादा नहीं बोला है। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, इसके इम्पैक्ट को इमीडिएटली लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको इम्पैक्ट को जो है लोग बहुत समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो है ये कंट्री के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। और हमारी थोड़ी क्या है ना, वी हैव इन इंडिया, देखिए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ है। एक चीज़ आप देखेंगे, एक जो हमारा वन वीकनेस विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन इज वीकेंड। So capital formation is weakened because surplus capital is not also available with, and of course तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो देखते हैं, डिमांड के हिसाब से करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो बोरिंग का उनको फैसिलिटी तो होना चाहिए।
अब हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर लोग बॉन्ड मार्केट में बोरो करते हैं या सरकार बोरो करती है। अब वही स्पेस को वही बार बार एक चीज़ इन्होंने इस बार अच्छा किया कि वो जो एक टैक्स का एडवांटेज देते थे 54EC और वो वाला हाँ। बेनिफिट है उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। ज़रूरी था उसको ख़त्म करना, कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उन्हीं को बेनिफिट मिलता था जो ऑलरेडी जो बड़े आराम से पैसा उठा सकते थे। NHAI उठाती थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उठाती थी, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन उठाती थी। तो वो पैसा जो है उनको तो ऐसे ही पैसा मिलता है सस्ते में, और वो क्या ज़रूरत है सरकार को सपोर्ट देने की। एक पहले बहुत स्कीम था जो एक और बजट का जो डिस्कशन होता है, बिकॉज दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, जो मैं इंडस्ट्री में काम किया हूँ, और पॉलिसी एडवोकेसी की बात होती है, तो पॉलिसी एडवोकेसी में सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए। क्या होता है कि जो जिनकी आवाज़ तेज है उनकी आवाज़ सुनी जाती है। अगर अब है आपने अगर बॉन्ड मार्केट पे डिस्कशन किया तो आपने 10 टॉप बॉन्ड मार्केट प्लेयर्स को बुला लिया, उनको उनके अपने होते हैं, उनको कोई इतनी ज़्यादा चैलेंजेस भी नहीं होती, तो चैलेंज बताते भी नहीं है सरकार को। आप 2 टायर 3 टायर 4 टायर पे लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप अपनी वॉइस, वो बहुत अच्छी बात होगी, वो इन लोगों ने कभी नहीं किया है। वो आप उनको बताइए, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। आप क्योंकि जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं सब कुछ है, ऐसे बॉन्ड मार्केट में लोगों को बुला के आप क्या नई चीज़ तो वहाँ से आएगी ना, जो 3 टियर 2 टियर। और वो लोग हैं जो कनेक्ट करते हैं छोटे प्लेयर्स के साथ। जो छोटे प्लेयर्स को है ना, हमारे यहाँ एक अभिजीत भट्टाचार्य जो लिखा है, ग्लोबल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट के, उन्होंने एक किताब लिखी है मिडिल इनकम ट्रैप, जो बोलते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ या डेवलपिंग कंपनीज के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो कहाँ डिरेल करते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसते हैं, जो चाइना नहीं फंसा। चाइना वॉज द ओनली कंट्री विच डिड नॉट फॉल इनटू, अदरवाइज क्या होता है सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज अप टू स्टेज आती हैं और उसके बाद मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती हैं। दे आर विक्टिम ऑफ देयर ओन स्ट्रैटेजी, दे आर नॉट एबल टू। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है एक्चुअली? मिडिल इनकम ट्रैप ये है कि आप जहाँ आपको फिर अपना जो पैराडाइम आपने बनाया हुआ है डेवलपमेंट का, उसमें आप मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हो जाए। तो बिग टिकट आप जो है ना, बिग टिकट चीज़ों के लिए सोचना शुरू कर दें। तो यू आई मीन वॉट एवर यू डू, यू स्टार्ट डूइंग इट ए वेरी, थोड़ा बहुत इस गवर्नमेंट ने किया भी है लार्ज स्केल पे, बट यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एट ए वेरी मैक्रो लेवल। आई मीन इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन सिंपल टर्म, अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाऊँ, तो इन सिंपल टर्म यू इंस्टेड इंक्रीमेंटल ग्रोथ यू हैव टू थिंक ऑफ ए वेरी हाई ग्रोथ। आई कैन नॉट थिंक सो बिग, यू नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप। तो कंपनीज भी हैं तो वो भी फंस जाती हैं उस चक्कर में। तो एक्सपोनेंशियल, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करें। हाँ, उसके साथ मैच करें। हाँ, उसको जो है स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है इकोनॉमी के और जो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट्स है, दोनों स्ट्रक्चरली जो मेजर रिफॉर्म्स आपको चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, विच चाइना वॉज एबल टू डू। बोथ ऑफ द इकोनॉमीज वी डू ट्राई टू डू इंक्रीमेंटल टेम्परिंग, इंक्रीमेंटल टैपिंग करते हैं। तो वहाँ पर आप ठीक है, यू आर डूइंग, समटाइम्स आप अपने आप को पैट करते हैं कि 7.4% ग्रोथ है, हाईएस्ट है हमारा भी लार्ज इकोनॉमीज में। नो, जब एक बार जो हम व्हेन आई वाज इन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो सारे ब्यूरोक्रेट्स को सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आए थे, एड्रेस किए थे, और उन्होंने कहा था कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी पॉपुलेशन है, उसके लिए आपको 11 से 12% ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यू नीड टू ग्रो 11 to 12%, 7% we can pat our back, we are doing better, that's a good thing. But if we really want to challenge ourselves and be there, as a developed economy, जो बार हम अमृतकाल की बात करते हैं 2047, you have to be there, तो आपको डबल डिजिट में आना पड़ेगा। You have to move from single digit growth to a double digit growth. अब उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। 11% की ग्रोथ तो किसी कंट्री में नहीं होगी। चाइना ने ग्रो किया 20%, किया था। हाँ, किया था। तो आपकी नीड है, आप ग्रो करना चाहें, चॉइस इज योर्स। उसके अपने रेमिफिकेशंस अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा आप ग्रो करें तो उसके अपने रेमिफिकेशंस होते हैं, बट
फैक्ट इज कि अगर आपको लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, जितने लोग हैं उनको आपको कम से कम लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखना है, तो आपको इस तरह की ग्रोथ आपको दिखानी पड़ेगी 10 to 11% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैव टू बी डन फ्रॉम दैट माइंडसेट। तो आप समझते हैं कि ऐसा संभव है इंडिया के लिए? अगर आपको कहा जाए कि आप करें, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर 11% और 12%? क्योंकि इतना परसेंट का तो यहाँ हम लोग 8 पे हो जाएगा, सोचते हैं 7% में हम लोग बहुत मस्त हैं। कॉम्प्लिसेंसी आ गई है 7% को लेकर। हाँ, सो व्हाट ड्राइव ग्रोथ? देखिए, हाँ, व्हाट ड्राइव्स ग्रोथ? टू थिंग्स, योर डिमांड एंड कैपिटल। तो योर मेजर्स हैव टू बी सच दैट आपके डिमांड जो है इम्पेटस, कंजम्पशन डिमांड जो है उसका इम्पेटस बना रहे आपकी इकोनॉमी, साथ आपकी जो है कैपिटल फ्लो रहे, रिटेल कैपिटल, मिडिल टाइम कैपिटल, वो फ्लो वो आपको जो है वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अब चक्कर क्या होता है कि आप बैलेंस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लो करें तो फिजिकल डेफिसिट इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो यू ट्राई टू बैलेंस बोथ, समवेयर यू टू कीप ऑन बैलेंसिंग इट, बट you have to be sometimes you have to be little risk averse। मतलब बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना भी ठीक नहीं, यू हैव टू बी लिटिल रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, कहीं कहीं पर टिंकरिंग करनी पड़ेगी आपको, आप रिस्क लीजिए, थोड़ा बहुत कहीं हल्के फुल्के झटके आएंगे तो उससे उसका रेमिफिकेशन you must absorb that, but you have to, the bigger picture has to be seen, you know, small hurts have to be overlooked and the bigger picture has to be seen। तो उस तरह का आपको जो है स्ट्रक्चरल डायरेक्शनली मैं बजट को ठीक बनूंगा, इट्स अ गुड बजट। वी हैव ट्राई टू डू फिजिकल कंसोलिडेशन, खासकर पोस्ट कोविड के बाद से दिस हैज बीन अ गुड, वेरी वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, कंपैरेटिवली ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो मतलब वेरी वेल presented budget, I would say, but comparative to budgets each country versus this in a present situation, but structurally I would still suggest that we can do much more and move forward, you know। So what are your suggestions for this structurally, how to make it structurally good? क्या ऐसा होता कि आप इसको कहते? तो देखिए, सरकार कुछ तो कर भी रही है, ये नहीं स्ट्रक्चर के लिए। देखिए, मैं एक बार एक सेमिनार में गया था, ग्लोबल सेमिनार था, और स्टैंडर्ड पुअर के जो हेड थे वर्ल्ड के, ही वॉज एड्रेसिंग दैट सेमिनार। सो अ कंट्री विच इज़ अ डेवलप्ड कंट्री इज वन बेसिक पैरामीटर इज योर कंट्रीज रेटिंग। आपकी कंट्री की रेटिंग जो आपकी क्या है, आप किस रेटिंग में आते हैं। अभी हम लोग BBB+ की तरफ, वी आर होपफुल टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई, व्हाट विल मेक इंडिया you know, a high credit rated, a good credit, if you are A rated country, see the capital, the global capital has to flow for development, the global capital has to flow to India, and for that your rating has to be good। I mean, it can still flow, but it will be expensive, because if your rating is down, महंगा होगा, बहुत महंगा कैपिटल होगा, फिर वो आपकी करेंसी की डिप्रिसिएशन उतनी फास्ट होगी, वो चैलेंज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। So I asked him what India can do to become, you know, highly credit rated. So she told me, you know, she told me 4 things. Number 1, she told me that your fiscal deficit has to be under control, which this government is doing under the circumstances. Which I, you know, for this is one area which I would like to give fairly high number to government. Good. That this they have tried to. It has been taken good care. Good care. They have done try to fiscal consolidation. They have and not try to be you know, despite, you know, not getting I mean, not politically that kind of majority. Still, they have not tried to be so populist. So that is that's one good thing which they have done. Second thing, she told that you have to have a world-class infrastructure. So, you know, in some of the areas we have done very well. Last 10 years, road में almost double national highways हमने किया। रोड और रेल दोनों में?
रेल में भी भी इंक्रीमेंटल है, बट बेसिकली रोड में ज़्यादा अच्छा। you have done quite well. So airports also you are coming up, but the way you have done road, had you done railways and ports and airports also, probably infrastructure we would have been World class. world class. We would have been. So that is what. It's lacking. Third thing she told me that your infrastructure, and third thing she told me is that your the fiscal deficit, the infrastructure, and third thing she told is that the quality of banking system and the financial system. So today our banking system is better than what it was. Our NPA numbers are perhaps one of the lowest in the world. Not lowest, the lowest ever. Lowest in the history. Lowest in the history. Sorry, I used the wrong parlance. It's very low. So NPA numbers. So is it your banking system and financial system that has to be very, very robust. So that has happened. Fourth thing he told that financial inclusion. That you have to have financial inclusion में we are moving forward, fintech companies, this that. अभी भी the credit, rural credit or small credit, a poor man's credit is the most expensive credit in this country. उसको address करना बहुत ज़रूरी है because rural credit, rural indebtedness, small manufacturers in indebtedness, this is very important. एक और चीज़ है, sometimes when we are cleaning the baby, we throw the baby out of bath. So when you start reforms, you also have to be careful that reforms are not happening in US. You are doing reforms in India. So that Bangladesh model, the Muhammad Yunus model. Yeah, that's a wonderful model to be replicated. That's where it's a bottom-up story, which that can be replicated. And India also, we have tried something. There are self-help groups. There are a lot of Seva and all those groups are working, but you need many more. In fact, that's the one area where budget could have also put more emphasis. Such groups can be, how credit can be provided to these groups so that they make it approachable. So these 4-5 things are needed. तो rural credit worthiness ये तो बहुत ही rural small manufacturer, small trader credit has to be there. This budget is not Credit availability, and fifth, she told me, which it was not a point, but she said ease of doing business. That we are claiming. No, ऐसा we have a long way to go in ease of doing business. You start a company in Singapore, it takes 24 hours. In Dubai, it takes 6 hours to start a company. So, and a similar time it takes to close down a company. So ease of doing business has to be, walk the talk. Yes. Lot of things have been done, which we have. But they were just saying it never happened. So if you are able to tackle these 5 things, then probably you will be able to come through that. Lot of things are done in that. I'm not saying nothing is being done in that direction, but not incremental, but very deep kind of a strong thrust if it is provided. Probably it will help us to come out of the middle income trap as early as possible. So S&P's assessment of credit worthiness of India and Moody's, what do you think that there is a difference? See, in fact, I have had considerable interaction with both Moody's and S&P on micro parameters, not on macro parameters. Companies, my own company rating and all, I've had discussion. So, and we also have Indian credit rating agencies, CRISIL, ICRA and all are there. So I was just trying to analyze, because I have been either director of finance or managing director of a finance company for the last 17-18 years. I had a very close, I have worked on a lot of credit enhancement schemes also. In fact, the highest rating which ever any state power utility got was Delhi in my time.
So I got them A plus rating. No power utility by itself has been able to. With government support, yes, structural they have got, but standalone. So I managed to get. So I worked very closely with them on credit enhancement. See, the model which these two guys follows, S&P and Moody's, is, you know, they don't follow the model. Our model is more straight-jacketed model. 9 parameters, different risk weights. Against each risk weight, you get a number, right? And then finally some qualitative analysis. This follows snake and ladder model. They follow snake and ladder model means if you are good in one parameter, you go 8 notch. But if you are another parameter which is, you know, a very high weightage for them and you go down, then whatever you have gained, again you come back. Okay. So, you know, their model is far more, far more, It's I would not say, unilateral or critical. It can, you know, Jump here from here and there, and you can be thrown up and down this way and then tossed around. So, that's the model which they follow. So, that is where they also have weightages. It's not that they don't have weightages, but they follow up and down very, you know, and then they do a lump sum analysis and come to a rating. That's how it works for them. No, Moody's sometimes there is allegation that they also follow the political will also for that. The credit rating में कुछ उसका भी असर पड़ता है क्या? स्टेबिलिटी को एनालिसिस में जैसे रिस्क फैक्टर जहाँ कम दिखता हो जिस कंट्री में है वहाँ की मूडीज थोड़ा सा रेटिंग अच्छा करता है. It's not see, political stability is definitely a factor which goes into rating, because it's a very, very important factor. But is there political stability? So a stable government definitely gives, you know, in a snake and ladder model, definitely it's a ladder. It's not a snake. So it definitely helps to get a better rating. To some extent, I would not say, I'd not give too much weightage to it. A lot of things are, how do you, lot of things are, see, in any engagement, this not only happens in rating, you will find that in any large contractual arrangement, wherever you have, you know, there are always even international very big loan negotiations. Everywhere there are perceptional issues. So yes, perceptional issues. That is the perception. Now, perceptional issues are based on the risk. Risk. So, you know, if you are able to, if they are highlighting a particular risk, and you say, you are able to come with an answer that this risk, what you are saying, yes, this point we are not able to address it from this angle. But if you look at these 4 backups which are available, this risk of yours is getting covered. So, to that extent, your strategic presentation matters quite a bit. You know, you have to. So it requires a professional handling. So you know, that is very important. For example, I'll just give you an example. I was doing a loan with International Finance Corporation, and they said that you have to, you know, because in a case we had some thermal coal projects in our balance sheet. And they said that we will not give to a company which lends to coal. But in future I had decided that when I took over, I decided that I will never give it to a coal company. Never. Never. As a lot of people made money because coal ka shortage hua, power ka shortage hua. You know, a lot of banks moved towards that lending, especially after this Ukraine war and all that. So I had determined that I will not give a single paisa to, you know, a carbon-based company. But they said, "You already have के पास, तो आप कैसे इसको address कीजिएगा? I want a carbon-neutral company. I will not give it to a company which does carbon." So, you know, I said, "See, I'm okay, fine, but I am committed to my country's commitment. My country's commitment by 2070, I have to become
net zero. Net zero. So I'm committed to that. So in any case, I'm moving in this direction. So I'm bound by my national policy, and I'm not doing fresh kind of an investment in this area. You see percentage-wise how much it has come down. And luckily, see all my thermal assets, unluckily, were bad assets. So वो नाम के लिए thermal assets थे, but वो generate कहाँ कर रहे थे? Because they were all under White elephants. White elephants they had become. I said, but they are namesake thermal assets, but they are not generating carbon. They are not emitting carbon. And let me promise you, if you want an undertaking from me, take an undertaking that before they come into operation, I would have disposed them off from a balance sheet, and they would not be there. And I did that. So I disposed all of them. Zero. My company's balance sheet when I left had a zero thermal power exposure. So there are ways of engaging, and so there are perceptual gaps which helps you in kind of I would not say that only matters. There's substantial substantive parameters are there, but that also one notch here and there. But one notch for international rating has huge meaning. It translates into a very, very deep reduction in your borrowing cost globally and your currency depreciation globally. These two things are very much so. One notch there, just don't look at it as a one notch. One notch there has a very, very deep impact. Optically, it makes huge difference. The flow of capital will increase. Price of better, billions of capital will flow into you. If you are one notch increase, billions of capital will flow into your country. So it is better to engage rather than sometimes we get into a habit of being extra nationalists. Nationalists. And we get into engagement, no, you are biased against the country. No, please. It's a professional matter. It should be handled professionally. अच्छा I know a company, Bombardier, they are railway coach manufacturers. Their CMD came to India and some common friends. So he was carrying a risk map. बॉम्बार्डियर जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बनाती है रेलवे कोचेस को. तो उसने जो है वो एक हमसे कुछ बात नहीं करता था. वो कहता था हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे. रिस्क मैप उसने वहीं से ले आया था. तो उसमें नॉर्थ ईस्ट को जो है वो रेट दिखाया था उसने. तो हमने पूछा ये नॉर्थ ईस्ट में आप कोचेस नहीं बनाएंगे. तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमको डिस्ट्रप्शन और ये प्रॉब्लम्स नज़र आती है, इसलिए हमारी कंपनी नहीं इन्वेस्ट करेगी. तो गुजरात में खोला उन्होंने प्लांट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं खोला. तो जो आपने कहा ना परसेप्शन, उन लोगों का एकदम आंख बंद हो जाती है अपने रिस्क मैप को फॉलो करते हैं. क्रेडिट वर्थिनेस को, इन्वेस्टमेंट को, सबको उसी से वो लोग करते हैं. वो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा. आप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली वहाँ कभी गए भी नहीं, दे नेवर वेंट देयर, लेकिन वो रिस्क मैप जम्मू कश्मीर में भी रेट दिखा रहा था. तो वो चीज़ें जो है, दोनों चीज़ें डेवलपमेंट को कैसे देखिए. वो तो see that number they have got through quantitative analysis. They have got certain numbers होंगे उसके बेसिस पे. They must have come to a number. Now it is for us to sit with them and say कि yes, your numbers are, see all numbers are backed by qualitative factors. All numbers ऐसे नंबर नहीं आते हैं. उसका कुछ उन्होंने सिक्योरिटी रीजन दिया होगा, मिलिट्री रीजन दिया होगा, एंटी ये दिया होगा, इन्फिल्ट्रेशन दिया होगा, एब्डक्शन तो वो सब चीजें दी. आपको बैठ के उसके साथ बताना पड़ेगा कि उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है. रादर से कि सब आई एम ए नेशनलिस्ट, आप क्यों बोल रहे हैं. समबडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेड कि बिहार में नहीं करेंगे. बिहार इंडियन सी I don't know how meant to any political party, please, I would not like to be quoted, but it was a perception created at one point of time, because same I used to handle in Power Grid, I used to handle big transmission contracts, and I was handling same contract in Chhattisgarh, and I was handling same contract in Bihar, and rates were very different. It was Indian bidder, it was international. आप बात कर रहे हैं. वो
उसमें he had added some very good gold plating was there. I said, why have you done this? This is the same product, same line, same thing, same everything. क्यों फर्क हो गया? वो साहब वहाँ तो हम्म, वो है, मुझे वो देना पड़ता है, something I have to pay extra, this that I have to pay. So you know somehow that project was a joint project of central and state government, and the project report went to the then Chief Minister of Bihar. When he saw it, he got furious. You know, he said, "How can you write this about my particular state?" Now, issue is you can get furious, but the fact is that better is that you engage and say, "No, I'll give you whatever support you want." Like when power reforms happened in Delhi, I was there at that time. I was part of that power reforms. I was member of Finance Delhi with the board. So when I happened to be there, the Sheila Dikshit was Chief Minister. She allayed all the concern. मतलब she said, जो भी चाहिए आपको मिलेगा. So much so they said, वहाँ 18C losses होते हैं. Those areas, militant areas, we go, our officers get beaten. What will I do? She got the law amended and she said, no, if Delhi police doesn't have enough force, you take CISF on your rolls. So CISF was deployed with private companies. अच्छा, She got the thing amended and CISF was deployed with them. जो 18Cs दिल्ली में लॉस हुए हैं, one of the key thing was that she said CSI. So they used to go with a huge CISF force. 200 लोग साथ में जाते थे. You know, well, then they were able to implement it. So the issue is there. Whether yes, that issue is there, but you have to solve it in a positive way. Na? So you have to find a solution to it. So you have to go extra mile to find a solution. So the whole approach has to be solution, way forward, next better step. How can I improve? यहाँ पर ये तो जैसे मैं पिछली बार बुद्धिज़्म पे यहाँ पर आया था बात करने के लिए, तो एनलाइटनमेंट हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट होता नहीं है. होता है एनलाइटन मतलब एक दिन आप सडनली आप डॉन आपको मिल गया, आप बुद्धिजीवी बन गए. बहुत बड़े होता नहीं. एनलाइटनमेंट कुछ नहीं होता है. एनलाइटनमेंट जिंदगी की लड़ाई को लड़ने की शक्ति को ही एनलाइटनमेंट बोलते हैं. उसी तरह इकोनॉमी के साथ आप जूझते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, और अब जूझना ही एनलाइटनमेंट है. बहुत अच्छा. एंगेजमेंट इटसेल्फ इज एनलाइटनमेंट. अच्छा, जो आप अभी पवन जी, आप अभी जो नया कुछ अपना शुरू करे हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए कि जो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज. देखिए मतलब साहब, आपने एक कंपनी नहीं बनाई है. साहब मैं ये सोच रहा था कि व्हाई आई डिड इट, यू नो, व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस कंपनी, बिकॉज वन वाज हैविंग वर्कड इन power reforms, having worked in as a power lender, having being the first lender to green energy in this country, also transmission sector, first IPTC investment in India, all this I had handled. So I thought कि after I had superannuated, I got 1 or 2 assignments from some private sector to work for them. And most of the job was kind of more of they use the word regulatory, but basically helping them in solving borderline issues, government. I was feeling that I was not critical of that. That means these companies have problem in this area. That is why they want me to work. So I said, why, if one company has problem, there will be several companies who would be having this kind of a problem, where they have, where asymmetry, word जो हम economics में use करते हैं, market asymmetry होती है, तो उसमें जो gaps होती हैं, क्योंकि एक सरकार कैसे सोच रही है, regulator कैसे सोच रहा है, financer कैसे सोच रहा है, एक policy maker कैसे सोच रहा है, developer कैसे सोच रहा है, ground realities क्या है, तो to fill in that gap. So wherever these companies needed support, I thought I will do that. And I also felt that with speed at which जो हमको climate change पे काम करना है, net zero की तरफ बहुत ज़्यादा speed है, और technology is changing very very fast. Very very fast technology is changing.
and I feel that India needs to be very well aligned with the technology of the world. Nothing best what is happening in the world should not come to India as early as possible in this area. तो हमें लगा कि there can be an institution. I'm not looking more from a business proposition at this age. I don't want to, it's financial. It's not a financial deal. But let me there. It's the name of the company is Amphi Green Solutions. So let me be there as a solution provider. All this experience which I have, and not only me, and in my team I have taken people who have been one of the best in Power Finance Corporation, NTPC, Solar Corporation of India, in bureaucracies, people who have worked in IAS, who have been secretary powers of the state, people who have been director of finance of various Maharatna companies. All these people they have so much of talent. I said, सबको use करके, let's try to give solutions to. So do you provide soft loans also? No, see, we are not a lending institution. I'm not an NBFC. I am an advisory and consultancy company. I would help them to get globally or domestically, wherever possible. I can assist them in meeting the financial requirements. This Power Grid, they got some soft loan from a German soft loan company. KFW. Huh? KFW. KFW. Yeah. KFW. So that is very important for you also to assist the players to get KFW loans. Types, I don't understand wow, कैसे होता है, but that is people are requiring. क्योंकि प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइन में इंडिया में तो कोई है नहीं, एक दो लोगों को छोड़ के. पावर ग्रिड करता है वो एक साउथ की जो कौन सा है, अरे जो इसका नाम अचानक चला गया, तो मतलब स्टेरलाइट है, कल्पतरू है, हाँ, अडानी भी है. अदानी तो अब आया है, स्टेरलाइट ने बहुत पहले से करना शुरू किया था. तो ये लोग को हमको आप लोग मदद करके इनको दिलवाइए कुछ, तो इस तरह की कंपनियों को बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा. हाँ, दिस इज व्हाई वी हैव डन नॉट ओनली फाइनेंस, टेक्निकल कोलैबोरेशन, असिस्टेंस, रेगुलेटरी सपोर्ट, whatever is needed, wherever, taking out bottlenecks wherever possible. That is the kind of support we will see. And we have just started, and I mean, in a very short period, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ मुझे start किए हुए. हाँ, in a short period, I am learning so many things myself. So I am seeing what are the issues and new issues every day crop up. This is a great step in the right direction which you are taking, and you just met the person. He will definitely give some inputs about his company and his affiliates. So suddenly from budget we went to all those things, what you are doing. I will just be very positive about this new company and new, actually it is not new for you, but it is new for us. We have not seen in that mode. Your role now has, वो अंदर का बीज हड़क रहा था, अब पनप गया, तो इसलिए उसको भगवान से बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आप सक्सेस हों उसमें. और इस बजट के बारे में कुल मिला के समरी में यू आर वेरी पॉजिटिव. आपने पॉजिटिव बताया है इसके बारे में, और जो समाज में लोग हैं उसके बारे में मिक्स्ड अप्रोच है. तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई हैव ट्राइड टू बी ट्रू एंड फेयर. हाँ. And I have told what are the reasons, areas of improvement where things can be done. And that is the way I have looked at this budget. I have said that whatever is the positive, I have not so much dwelled on the negative so much. Yes, one or two things, policy things where tweaking is required. If the government can relook at it, that is there. But more important is that how we implement it and go forward. That is the way I have looked at this budget. That is very positive idea. बिकॉज जहाँ तक किया है उसको सीख के आगे बढ़ो ना. योर आइडिया इज दिस, जैसे हम नीति आयोग उसमें फंस के फिर ये करें वो करें, आगे बढ़िए ना. सो दैट इज़ योर अप्रोच विच आई लाइक और विच पीपल विल ऑल्सो लाइक इट. तो हम लोग इसको देखते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. एंड इसको जो व्यूअर्स हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और सर का जो नंबर है उसको कांटेक्ट करें उनसे.
ये ग्रीन एनर्जी और इस तरह से कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप लोग आइए हमारे साथ। स्वागत है, पवन जी आपको निश्चित रूप से दिशा निर्देश देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइस, ग्रेट इंटरेक्शन, थैंक यू।